You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Any of you had any confusion regarding the electroscope thing? Any query regarding electroscope? Yes, tell me. बताओ नूपुर क्या इशू है? Sir, a question है, what will happen to the leaves of an electroscope if a positively charged body is brought near a negatively charged electroscope? तो सर उसके leaves first converge then diverge कैसे हो गए? क्वेश्चन का स्टेटमेंट फिर से बताओ. What will happen to the leaves of an electroscope if a positively charged body is brought near a negatively charged electroscope? Okay, wait. निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं. तो अगर हम उसको टच नहीं कराते, ध्यान से समझना, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज को डिस्क की तरफ लेके आएगा. ये जो ऊपर में डिस्क होता है जिसके पास हम बॉडी को लेके आते हैं, तो लिप्स पर चार्ज कम हो जाएंगे, तो लिप्स कोलैप्स कर जाएंगे, इनके बीच का जो एंगल है वो कम हो जाएगा. और जब हम उसको हटाएंगे तो वापस से चार्ज वैसा ही हो जाएगा, फिर से एक्सपैंड कर जाएंगे. अब क्वेश्चन में ये चीज थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए था कि हम उसको ला रहे हैं और फिर लेके हटा रहे हैं. अब ये चीज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए तुम हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए. हम उसको जब लाएंगे तो क्या होगा, फिर हटा लेंगे तो क्या होगा, ये चीज वो आंसर में दिया हुआ है कि फर्स्ट कोलैप्स एंड देन अगेन एक्सपैंड. समझ गई बात? Okay, sir. Thank you. Anyone else want to ask anything? देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं ना तुम लोग को लगता है कि अरे यार ये क्या पूछे हैं, ये सर पूछेंगे तो सर बोलेंगे कि क्या तुमको ये भी नहीं आता है. और मान लो ऐसा हमने कह भी दिया, लेट्स अज्यूम दिस कि ऐसा बोल भी दिया, तो ये सब पार्ट है लर्निंग का, ये पार्ट है. हमको हमारे भी टीचर हमको बोला करते थे तुमको ये भी नहीं आता, तो क्या दिक्कत क्या, नहीं आता भाई, क्या करें. अब अगर तुम इस तरीके का दिमाग में बात बनाओगे नहीं तो तुम्हारा यही छोटा छोटा डाउट जो है वो लॉन्ग टर्म में पाइल अप होके बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा, फिर वो सब्जेक्ट ही बेकार हो जाएगा. ये सब चीजें ऑलरेडी 11th में हो चुकी है, तुमको ऑलरेडी इस बात का एहसास है. हम तो बस रियलाइज करा रहे हैं कि क्यों सब्जेक्ट किसी का डिफिकल्ट हो जाता है.
किसी के लिए फिजिक्स क्यों मुश्किल हो जाता है, उसने छोटे छोटे डाउट्स अपने टाइम पर क्लियर नहीं किए, उसको लगा चलो कर लेंगे, कभी किसी दोस्त से पूछ लेंगे, सर से क्या पूछना, और सर क्या बोलेंगे कि यार इसको इतना भी नहीं आता, ये तो अच्छा बच्चा था, ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब जो चीजें सोच के बच्चे पूछते ही नहीं, और नतीजा ये होता है कि जब वो छोटे छोटे डाउट्स में फंसते हैं और उनका वो क्लियर नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे वो डाउट्स बड़े होने लगते हैं, और उसका वो हेजिटेशन जो है, फिर यार अब तो छोटा वाला पूछे नहीं है, बड़ा वाला पूछेगा तो सर कहेंगे कि उसको वो वाला करो, वो वाला करो, ये पूरी चेन बनती है। मेरा पॉइंट यही है कि हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग में है, तो ये सब चीज की एक हैबिट बना ले कि अगर हम लोग छोटा क्वेश्चन है तो ठीक है, पब्लिकली नहीं पूछ सकते क्लास में, हम मैसेज में पूछ लेंगे, हम कभी कॉल करके पूछ लेंगे। फाइनली हमको वो डाउट खत्म करना है। अगर हम चाहते हैं कि किसी को बिना बताए हम क्लियर करना चाहते हैं, उसके भी तरीके हैं। अगर हमको लगता है कोई अच्छा डाउट है, बहुतों को आया होगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं समझदारी। कुछ देर के लिए ऐसा लग सकता है कि यार टीचर को क्या लगेगा, बट वो एक पल का बात है। एक बार तुमको एक्सप्लेनेशन मिल गया, तुमको चीजें आ गई, अब वो हमेशा के लिए प्रिपेयर हो गए। नाउ वी आर बिकम कॉन्फिडेंट इन दैट पार्ट कि नहीं अब हमको ये आता है, अब उसके आगे की चीजें अपने आप कनेक्ट होंगी, और नहीं तो वहीं पर अटका हुआ है दिमाग, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी केयरफुली देखनी पड़ेंगी। और जैसे मैंने बोला था आप लोग को, होपफुली तुम लोग टेस्ट तो वेंसडे को ही देना चाहोगे, मैं इस पर भी एक पोल कर दूंगा, क्योंकि वेंसडे ही आप लोग का ऑफ होता है। नागपुर वाले बच्चे तो नहीं दे पाएंगे, उनको तो ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा, लेकिन जो अमरावती के बच्चे हैं वो लोग तो वेंसडे में ही कंफर्टेबल हो ना, कोई और दिन में तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। क्या बोल रहे हो बताओ? वेंसडे को तुम लोग ऑफ होता है, तो अगर हमको ऑफलाइन टेस्ट कराना है तो इट विल बी बेटर ना कि वेंसडे को ही हो, हाँ सर। है ना? तो वेंसडे का टाइमिंग मैं आप लोग को बता दूंगा। जैसे मैं वहां पर टेस्ट कंडक्ट करने शायद ना आ पाऊँ, टेस्ट कंडक्ट जैसे मैंने बताया था तुम लोग को ऑफलाइन सेशन में, टेस्ट कंडक्ट कोई और करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टेस्ट का पेपर हो उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं हैंड रिटन फॉर्म में अपलोड कर दूं, टेस्ट के बाद वो एक्सेसिबल हो। बावजूद इसके अगर किसी को डाउट होता है तो उसको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं पर्टिकुलरली 15 दिन पर एक दिन डायरेक्टली आऊंगा, और उस दिन कोई टेस्ट नहीं होगा, मैं संडे के संडे आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग आऊं ताकि तुम लोग का आकाश का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। तो अपन जैसे 2 बजे से तुम लोग की क्लासेस लग रही है 2:15 से, तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 या 9 बजे से 2-3 घंटे का एक सेशन ले लूं, सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपी चेकिंग, ये सब के लिए। उस दिन टेस्ट नहीं होगा। अगर कुछ मेरे को कुछ देना है तो वो मैं दे दूंगा, सिर्फ उसके लिए मैं 2-3 घंटे का टाइम हर 15 दिन पर निकालने की सोच रहा हूँ। और टेस्ट तुम लोग का रेगुलर वेंसडे को होगा, कोई और कंडक्ट करेगा, जिस सेंटर पर तुम लोग गए थे वही कंडक्शन होगा, उसका हमने इंतजाम कर दिया है। तो इस बार मोस्टली मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग टेस्ट ऑफलाइन दो। अब जो लोग नहीं दे पा रहे ऑफलाइन, वो ऑनलाइन देंगे। टेस्ट का करेक्शन होगा वो हम करेंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट एनालिसिस, वो सारी चीजें बनेंगी। AITS का भी तुम लोग ने जो रिजल्ट भेजा है, मैं उसकी एनालिसिस ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। और जब भी पहला ऑफलाइन सेशन होगा, मे बी दैट विल बी ऑन 21st, लेट्स सी वेदर दैट इज पॉसिबल और नॉट। 21st को संडे है, और उस दिन ऑफलाइन सेशन में कोशिश कर रहा हूँ करने का। तो 21 को पहला काम हम लोग अपने रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। सारे बच्चों ने AITS के रिजल्ट भेजे हैं। 7th टेस्ट जो लास्ट हुआ था उसका भी अगर रिजल्ट आ जाए उसको भी अपडेट कर देना, मेरे को भेज देना, एक टेस्ट का सिर्फ। तो मैं उसका एक एनालिसिस बना के, और उसके रिगार्डिंग हर बच्चे का, और एनालिसिस क्या है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक यू कि तुम्हारा 40 नंबर क्यों आया, तो तुम्हारा 80 नंबर क्यों आया। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लाइक दिस। ये एनालिसिस नहीं होती। जो हुआ है उसके बेसिस पर अब कहाँ कैसे काम करना है, और कैसे हमको अपना एक स्कोरिंग उस लेवल तक लेके जाना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। द मेन मोटो इज टू गेट सिलेक्टेड। जिन बच्चों का मार्क्स कम है वो सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए बात हम लोग पहले सोचेंगे, और जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा है उनको रैंक के लिए हम लोग
कैसे उसका और बेटर हो सकता है, कैसे और बेटर रह कर सकता है, उस पर बात करेंगे। तो ये सारी बातें फर्स्ट जो ऑफलाइन सेशन होगा 21 को, होपफुली वी आर गोइंग टू हैव दैट, उस दिन हम लोग करेंगे। और उस दिन तक ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे। और वैसे तो डाउट्स मैं रेगुलर क्लासेस में भी लूंगा ही, लेकिन एक ऑफलाइन सेशन होने से क्या होता है, पेरेंट्स का भी थोड़ा मिलना हो जाता है, तुम लोग का भी मिलना हो जाता है, तो उस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये जैसे कल वेंसडे था, सॉरी आज वेंसडे है ना, हाँ आज वेंसडे है, तो आज तो आप लोग का कोई टेस्ट नहीं हुआ। मैं कोशिश करता हूं अगले वेंसडे, मतलब अगेन टोटली 7 डेज, उसमें अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा, तो उसमें आपका एक टेस्ट रहेगा, और टेस्ट आपका जितना पोर्शन हुआ है उतने का ऊपर रहेगा। दूसरी बात कि एक और कौन सा बात था, वो भी दिमाग से निकल गया। हाँ, कल आप लोग का क्लास शेड्यूल नहीं किया था हमने। आप लोग का अभी जो हमने क्लास शेड्यूल किया है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे गैप है, फ्राइडे, ये 4 दिन वीक में क्लासेस शेड्यूल की है। लेकिन मैं एक क्लास कल वाला पढ़ा रहा हूँ, कल आपकी क्लासेस होंगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन इस वीक में क्लास होगी। सैटरडे आपकी कोई क्लास नहीं है, संडे आपकी कोई क्लास नहीं है, फिर मंडे को आपकी क्लास होगी। तो इस वीक में आपकी 5 क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 क्लासेस जो पहले नहीं हो पाई वो मेकअप हो जाए, और एक कंटेंट अच्छा खासा हो जाए, ताकि तुम लोग टेस्ट दे पाओ अच्छे से। So today we are going to discuss about a very basic concept of Coulomb's law. देखो Coulomb's law ये बिल्कुल ग्रेविटेशन के साथ मैच होता है। हमने तुम लोग को ग्रेविटेशन सिखाया है, और ग्रेविटेशन अगर तुम कहोगे तो मैं तुमको शेयर भी कर सकता हूँ, तुम लोग के पास नोट्स होगा, तुम लोग देखना ग्रेविटेशन से कितना मैच करता है। और जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन अच्छे से अगर समझा है, उनको कूलम्ब्स लॉ समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। डेफिनेटली कूलम्ब्स लॉ और इसके जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन से थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर होते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसा ही है। वो मासेस के लिए है, ये चार्ज के लिए है, बस यही फर्क है। तो अभी तक हमने जो चीजें देखी कि हमारा कोई भी जो चार्ज है वो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज को सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करना कूलम्ब्स ने किया था, और उन्हीं के ऑनर में इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात तो लिमिटेशंस, हर लॉ का लिमिटेशन भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ is valid for point charges. जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए वैलिड है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो दूसरा वर्ड हमने लिखा है इसका मैं मतलब बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा, कैसा भी बॉडी है। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बारे में भी समझो। अगर इस पर और भी बहुत सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन अभी के लिए एक चीज जो तुम लोग ध्यान से समझ लो वो ये है कि अगर ये कंडक्टिंग हुआ और अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुआ तो इनमें फर्क क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। मैं बार बार इसको यूज करने वाला हूं इसलिए। मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी है और इस पर हमने कोई चार्ज दिया, लेट्स से Q, पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आएगा। क्यों आएगा ये अभी मैं नहीं बता रहा, आएगा बस इतना समझ लो।
और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट एरिया। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में आएगा। ये फर्क है। लेकिन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये पूरा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ चार्ज ज्यादा है एक तरफ चार्ज कम है, ऐसा बात नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशंस में एक्चुअली सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि द इंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। दिस इंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। तो हम लोग इन दोनों को भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो spherical symmetrical charge distribution can be treated like a point charge। ये बॉडी है तो इसके जितना भी जो चार्ज है इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये पूरा बॉडी है, इस पर भी हमने क्यू चार्ज दिया लेट से, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा मान सकते हैं। और इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना हो तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वही होगा इन दोनों के बीच में। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं और पॉइंट चार्ज के इसके लिए तो लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई रॉड हो गया, कोई रिंग हो गया, कोई डिस्क हो गया, तो डायरेक्टली हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। जैसे मैं यहां पर एक रॉड बना देता हूं, एक ये रॉड है और इस पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और यहां पर एक पॉइंट चार्ज और इस पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका लेंथ है लेट से एल और ये हमारा चार्ज है स्मॉल क्यू। अब बोलेगा कि इन दोनों में फोर्स निकालिए और इनके बीच का सेपरेशन लेट से दे दिया आर। तो यहां पर डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसी रॉड की जगह हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रख देते और वहां पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस पर होता तो हम यूज कर लेते। इसलिए कूलम्ब्स लॉ कहाँ यूज हो सकता है उससे पहले ये जानना जरूरी, कहाँ यूज नहीं हो सकता। क्या है कूलम्ब्स लॉ? दो तीन बातें फॉर्मूला पर जाने से पहले समझने की जरूरत है। देखो, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है, जैसे मैंने यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस बनाया, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा याद रखना वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। जब भी तुमको दो चार्जेस के बीच के फोर्स को निकालना हो, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम होता है कूलम्ब्स लॉ में, उनके लिए बिल्कुल यही लाइन है जो कि मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले एक लाइन ड्रॉ करो। एक तरीके से एक टेढ़ा हो रहा है, वेट, ये हमारा लाइन हो गया। इनके बीच में कोई भी फोर्स होगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगा। अब कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि ये जो चार्ज है वो प्लस है और ये भी चार्ज प्लस है। दोनों प्लस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। इसमें पहला चार्ज कौन है दूसरा चार्ज कौन है ये मैटर नहीं करता। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की, कि फोर्स का डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी विल कम टू इट। तो हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल। अब मान लो ये हमारा Q1 है, लेट्स से इसको नाम दे दो Q1, इसको नाम दे दो Q2। तो Q1 Q2 को कैसे रिपेल कर सकता है या Q2 Q1 को कैसे रिपेल कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है ना कि Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा एंड दैट विल लुक लाइक दिस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यही तो रिपल्शन हुआ। अगर तुम ऐसे, फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। एक लाइन में यहां पर पहले लिख दो कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between 2 point charges will be always along the line joining the two charges। वो चार्ज
को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी के अलॉन्ग होगा, ये मनी बात है। तो मान लेते हैं, मैं यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा कोई चार्ज है Q1, ये हमारा कोई चार्ज है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन हमने ले लिया R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, पहले इसको छोड़ दो। इसके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ये जो लाइन है इसी के अलॉन्ग होगा। अब मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि Q1 पॉजिटिव है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। तो दोनों सेम नेचर के होते हैं, और सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब रिपल्शन तुम कैसे शो करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू शो द रिपल्शन? अब फोर्स को हमको अलोंग द लाइन ही दिखाना है, दो ही पॉसिबिलिटी है। Q1 की बात करें, या तो इधर दिखा सकते हैं या फिर इधर दिखा सकते हैं। Q2 की बात करें, या फिर इधर दिखा सकते हैं या फिर इधर दिखा सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है फोर्स को दिखाने का। These are the possible direction of force. Now, can we say, अगर ये वाला जो डायरेक्शन है या ये वाला डायरेक्शन, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है या रिपल्शन शो कर रहा है? अगर Q2 Q1 पर इस तरह का फोर्स लगाएगा तो ये Q1 को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या रिपेल करने की कोशिश करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली Q2 के ऊपर अगर Q1 अगर ऐसा फोर्स लगा दे, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये गलत है। हमको पता है कि दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो दोनों रिपेल करेंगे। इसका मतलब द फोर्सेस विल बी लाइक दिस। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स विल बी लाइक दिस। अगर दोनों अपोजिट नेचर के, फॉर एग्जांपल एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, अब क्या होगा? अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन कैसे दिखाया जाता है? ऐसे, ये हो गया अट्रैक्शन। अब क्या, अगर ये प्लस ना होके, जैसे एक केस और हो सकता है कि ये प्लस ना होके ये माइनस, ये प्लस, तब भी अट्रैक्शन ही होगा, तब भी नेचर ऐसा ही रहेगा। ये जो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो तो ऐसा ही रहेगा, अट्रैक्शन। और मान लो दोनों निगेटिव हो गए, तो दोनों निगेटिव हो गए तो दोनों तो रिपेल करेंगे ना, सेम लाइक चार्जेस रिपेल। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, द फोर्सेस विल बी लाइक दिस। तो ये जो डायग्राम है रिपल्शन, ये जो डायग्राम है वो है रिपल्शन, और ये जो दोनों डायग्राम है वो है अट्रैक्शन। तो सबसे पहले जब हमको फोर्स निकालने की बात आए तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये पहला चीज तुमको चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, विल कम टू दैट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, force of interaction between the two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to a square of separation between them. अगर तुम रिकॉल करोगे ग्रेविटेशन तो उसमें भी यही बात था, m1 m2 and inversely proportional to r square, सेपरेशन बिटवीन। और जब हम इसको क्लब करते थे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता था कैपिटल G, ये हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में किया है। अब इनको भी जब क्लब करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है, तो K हमारा होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये जो टर्म है ना, इसको पढ़ना और क्या मीनिंग है इसका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्रीक लेटर है, ई जैसा दिखता है, ये ऐसा एक लेटर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन, और जीरो लगा है मतलब एप्सिलॉन नॉट। जीरो नहीं बोलते उसको, नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ऑनेस्टली हम बताएं कि तुमको परमिटिविटी का मतलब आज नहीं समझ आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे
तो थोड़ा सा इस टर्म के बारे में तुमको आइडिया लगेगा एग्जैक्टली ये क्या है। लेकिन चूंकि आज ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बस हमको इसका वैल्यू वगैरह आज के दिन समझ में आ जाए, इसका डायमेंशन समझ में आ जाए तो बहुत है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि ये टर्म अब पीछा छोड़ने वाला है, ये टर्म अब 8 चैप्टर तक कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो हम लोग अभी डिटेल में ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस मीन्स, मैं बताऊंगा ये इसका मतलब क्या होता है। अभी इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। 1/4 pi epsilon naught is a constant. Epsilon naught is permittivity of free space and it has a value. And the value we should know that epsilon naught is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12. अब इसका यूनिट क्या होगा? तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स भी हमको पता होना चाहिए। इसका डायमेंशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कंबाइंड डायमेंशन, ये हमसे पूछा जाता है। तो जल्दी से, चूंकि ऑलरेडी हमारे पास एक एक्सप्रेशन रेडी है, तो ये काम कर ही लो। पहला जो तुम लोग का एफटी होगा, इसमें एक फेवरेट क्वेश्चन आकाश का रहता है, डायमेंशन जरूर पूछते हैं। तो ऑल यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट dimensions of k and dimensions of epsilon naught, and this is the result. Using this result, try to find the dimensions. चलिए, वैसे मैंने करवाया है बट फिर भी एक बार कर लो, जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, सब लोग कर सकते हैं। और अगर तुम देखो के और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के डायमेंशन रिवर्स होंगे। मतलब अगर एक का भी तुम निकाल दिए तो दूसरे का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, नुपुर बताइए, के का डायमेंशन आपने क्या निकाला? Sir, m raised to 1 L cube t raised to minus 4 I raised to minus 2. ए, करंट के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, एम्पियर। देखो दोस्त, जिन्होंने सॉल्व किया है, क्या ये आंसर सही है, करेक्शन चाहिए? आर्या देखिए, वो भी आंसर करना पड़ेगा बच्चे। देखो, मैं रिकॉल कर दूं कि जब भी हम कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के, तो क्या करेंगे, के को एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड करेंगे। सो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन है, के को एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। अब यहाँ पर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि बहुत बार बच्चे कूलम्ब चार्ज को फंडामेंटल यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, जबकि ये क्लास 11th में हमने बताया था कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q का जो डायमेंशन होगा वो I इंटू टी, मतलब AT होगा। Q का डायमेंशन A, I के लिए A एम्पियर, T टाइम। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब बस वैल्यू सबको डायमेंशन से रिप्लेस करो। डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू F का डायमेंशन होता है ML T माइनस 2, R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर डिवाइड बाई AT, और चूंकि दो टर्म है, Q1 के लिए भी Q2 के लिए भी, स्क्वायर कर दो। अब अगर तुम देखोगे तो L और L स्क्वायर L क्यूब बन जाएगा। सो M
एल क्यूब, टी -2 है और ये स्क्वायर ये भी ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, टी -4 a -2। बिल्कुल सही आया है आंसर बच्चे का, और यही हम एप्सिलॉन नॉट का निकालना चाहते हैं। तो देखोगे यहाँ पर तुम रिलेशन अगर देखो तो के और एप्सिलॉन नॉट क्या है कि अगर तुम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई के ऐसा लिख सकते हो, और 4 पाई का तो डायमेंशन होता नहीं है, इसी को रिवर्ट करना रहेगा। तो व्हाट यू कैन राइट, वी कैन राइट m-1 l-3 t4 a², तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो डायमेंशन जब भी कोई नई क्वांटिटी तुमको मिलती है तो उसका जरूर फिगर आउट कर लेना है, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन होता है नीट का। कुछ कुछ जो टर्म्स है उनके डायमेंशंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और मान के चलते हैं लोग कि ये बच्चा नहीं याद रखा होगा। तो अगर उसको फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूला से वो डिराइव करने आता हो, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए होता है। इसलिए अगर तुम k का वैल्यू निकालना चाहो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। तो इसको जब इवेल्युएट करोगे ना तो ये नियरली आ जाता है, नियरली 9 × 10⁹, और यही वैल्यू हमको याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू देखो याद रखनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो के की जगह हम डायरेक्टली 9 × 10⁹ यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। लेकिन याद रखना कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है k q1 q2/r², ध्यान से एक बार इसके बारे में एक और बात समझ लो, ये दोनों चार्ज स्पेस में रखे गए हैं। ये चार्ज लेट से q1 है, ये चार्ज लेट से q2 है, और ये कहाँ है, स्पेस में और वैक्यूम में। एक तरीके से कहो तो वैक्यूम में। इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर हमको निकालना हो तो हम लोग F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r² ऐसा कर सकते हैं इफ r इज द सेपरेशन। बट अगर इनको स्पेस में नहीं रखा गया, किसी मीडियम में रख दिया गया है, तब ये फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आता है। मतलब अगर इसको किसी अदर मीडियम में रखा गया, इन अ मीडियम, सेपरेशन सेम है, q1 q2 separation is r, same thing, but now the force of interaction F is equals to 1/4 pi epsilon naught epsilon r। ये क्या है एप्सिलॉन आर? आई एम कमिंग टू दिस, q1 q2/r²। ये टर्म एज इट इज रहेगा। अब ये एप्सिलॉन आर क्या नया टर्म आ गया, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और एक दूसरा नाम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी और रिलेटिव परमिटिविटी भी। कभी कभी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है के। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला वो भी के है, तो दोनों के कैसे हो गए? तो मैं इसको साइड में इसलिए लिख रहा हूं, ये वाला चीज जो है ना, कैपेसिटर वगैरह में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के लेते हैं, और ये एक वैल्यू होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? रेशियो। तो बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, याद रखना इसको। बहुत बार बच्चे परमिटिविटी का डायमेंशन डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दूं, ER डायमेंशनलेस क्वांटिटी, M0 L0 T0 A0। एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस तरह का टर्म है ये, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ दिस टर्म इज डिफाइंड? तो एप्सिलॉन आर कैन बी रिटन एज
permittivity of the medium, or rather you can write absolute permittivity. Absolute permittivity of medium divided by permittivity of free space. तो यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है, मतलब, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से सिर्फ डिनोट करें तो तुम देख सकते हो कि एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और चूंकि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह परमिटिविटी है, इसलिए रेशियो में ये कैंसिल आउट होके इसको डायमेंशनलेस बनाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर ये फॉर्मूला जो दो चार्ज का हमने लिखा है वहां पर, तुम अगर उसको वैसे ना लिख के, ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है तुम इसको ऐसे ना लिख के अगर ऐसे भी लिखते ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो भी कोई गलत नहीं है। ये जो टर्म है ना, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला वहां लिख दिया है। और ER इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये एक चीज और भी ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जनरली ये जो वैल्यू होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ER इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसलिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो चार्ज का किसी दूसरे मीडियम में डालने पर घट जाता है। मान लेते हैं कि दो चार्ज को हमने एयर में रखा और उनके बीच में जो तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और जो मीडियम में डाला तो उनके बीच में जो नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लाइन है और बहुत बार बच्चे उस बारीक लाइन को पकड़ नहीं पाते। मैं कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन बच्चे पहली बार में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरे को बताने में भी थोड़ा हेजिटेशन होता है। मैं उस बात पर आऊं इसके पहले अभी तक जो बताया वो क्लियर है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना है, कूलम्ब्स लॉ कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से हम किसी भी दो चार्ज पर लगाएंगे। अगर वो एयर में रहा चार्ज तो फोर्स क्या होगा, अब ये में रहा तो क्या होगा। अब इस पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोला जा सकता है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि मान लेते हैं एक दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। तो इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। चलिए ट्राई कीजिए। Two electrons are placed at 1 meter separation, then find the force of repulsion. चलिए ट्राई कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने E का वैल्यू कल ही दिया था। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। वो भी बच्चे कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, साची। गुड, चलिए बताइए क्या है आंसर आपका। वो भी
Sir, 23.04. कितना? 23.04 into 10 to the power 29. 10 to the power minus 29. -20 -20 ऐसा? minus Okay. 29. 21 पूरा बात Nine. हमको सुनाई। 29 सुनो तो ज्योतिष, पता नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा वो तुम लास्ट वाला जो क्या बोल रहे हो। लेट्स सी। तो एक्चुअली ये जो चार्ज है इसका वैल्यू हमको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये होता है। हमको ये चीज याद होनी चाहिए। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये दोनों पर लगेगा। याद रखना है, ऐसा नहीं है कि एक चार्ज पर ही लग रहा है, दोनों पर लगेगा। ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दो बॉडीज पर लग रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम यहाँ पर रियलाइज कर सकते हो। कभी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हो तो ऐसा मत समझना कि एक ही चार्ज पर फोर्स लग रहा है, दोनों पर लगेगा। हमको किसी एक पर निकालना है, बट द फोर्स विल बी ऑन बोथ द चार्जेस। अब क्या होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Now we know this thing is 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2। Q1 क्या है 1.6, दोनों तो चार्ज सेम ही रख कर दिए हमने, तो 10 to the power -19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। सब ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अब देखो यहाँ पर भी पावर का कैलकुलेशन है बच्चे, इसमें भी गलती करते हैं। अगर छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती करोगे तो फिजिक्स कैसे आएगा, तब तो मैथ्स ही करने लगोगे पूरे टाइम। ये सब कैलकुलेशन में हमको कभी मिस्टेक होने की जरूरत नहीं है। ये -19 पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 10 to the power -38। नाउ 38 और ये 10 to the power 9, तो ये -29 का टर्म दिख रहा है अपने को। तो देखो 9 इंटू ये 1.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 to the power -29। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 54 25 45 50 और 18 5 23। 10 to the power -29। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो एक डेसिमल आगे बढ़ा के और यहाँ पर कम कर सकते हो। सो 2.304 इंटू 10 to the power -28। तो यहाँ पर ये 29 होगा। एक्चुअली 9 बोल रहे हो तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। वेरी गुड। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब मान लो यही क्वेश्चन को हमने कुछ भी नहीं बोला था कि इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं बोला गया तो तुम मान के चलोगे कि भाई स्पेस में है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी को क्वेश्चन में डाल दिया गया कि एक मीडियम में है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो तुम ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, देखो इफ द सेम अरेंजमेंट is in a medium of relative permittivity to find the new force। तो याद करो अभी जो हमने डिस्कस किया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, कहाँ आता है, देखो ध्यान से। तो डिनोमिनेटर में एक ER का टर्म आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है। तुम चाहो तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन दोबारा कर लो, लेकिन अगर हम डायरेक्टली F' निकालना चाहते हैं, सेपरेशन भी सेम है,
चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये सिंपली हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ अपॉन 2, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 2, और हमने ऑलरेडी एफ निकाला हुआ है 2.304 by 2 into 10 to the power minus 28 न्यूटन। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, 1.1 ये कितना हो जाएगा 52 into 10 to the power minus 28 न्यूटन, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। किसी और मीडियम में अगर हम चार्ज को रख दें तो वो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डज कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन मीडियम, और रादर डज फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, या फिर डज कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन मीडियम। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कूलम्स लॉ मीडियम पर डिपेंड करता है, यस और नो। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है क्या वो मीडियम पर डिपेंड करता है, यस और नो। अनुपुर बताया। सर दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम या फिर कोई दूसरी बॉडी अगर आई तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट जो नेट फोर्स है वो चेंज होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा सीखे हो, वेरी वेरी गुड। श्रावणी आप बताइए। हाँ सर सेम था। तो लगता है सर ने आप लोग को सही बहुत अच्छा बारीक लाइन बताई है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है तो उसका आंसर है नो। इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर है नो। Does force between 2 point charges depends on medium? The answer is no. Coulomb's law depends on medium? The answer is no. अब यहां पर ये आंसर नो है, और अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें जब मीडियम सेम था, मीडियम मतलब वैक्यूम था, तो फोर्स कुछ और आ गया, और जब उसमें डाइलेक्ट्रिक हमने और अगर दूसरे मीडियम में डाला तो फोर्स कुछ और आ गया। अगर ये मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं है तो ये फोर्स क्यों चेंज हो रहा है? मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहले तो ये जान जाओ कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नो है, लेकिन हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि अगर इसका आंसर नो है तो आंसर पहले दो क्यों आए, हमारा आंसर दोनों सेम क्यों नहीं हुआ। मल्हार आप ट्राई कीजिए। सर वो कूलम ने बस यही बोला कि जो फोर्स है वो बस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो जो डिक्रीज हो रहा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जा रहा, जो जिसकी बात उसने की रही थी। डिक्रीज हो रहा है सर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वजह से। तो नहीं, मतलब क्यों, मतलब फिजिकली क्यों चेंज हो रहा है, मतलब मैथमेटिकली यू आर एक्सप्लेनिंग कि वो कांस्टेंट एक आ गया इसलिए कम हो गया, वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन हम फिजिकली जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। जब मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं है तो फोर्स को सेम ही होना चाहिए ना भाई। चलिए आप ट्राई कीजिए। सर मुझे लगता है कि जब हमने सेकेंड मीडियम में उसको रखा तो उस मीडियम के पार्टिकल्स भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसके वजह से नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। यस देखो जितना आसान, बाकी लोग भी, आई होप कि कुछ लोग का भी आंसर ऐसा हो सकता था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि अगर हम वैक्यूम में रखे हैं या किसी भी मीडियम में रखे हैं
तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वही लगता है। सपोज ये मीडियम है और ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है। अगर ये वैक्यूम में होता तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हमने मीडियम में रख दिया तो फोर्स इसके बीच में क्या लगेगा? तो जो हम ये जो F डैश लिख रहे हैं ये इनके बीच का नेट फोर्स लिख रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बारीक लाइन है, बस वही समझ जाओगे तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये इन दोनों के बीच का नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स में और इन दोनों के बीच में फोर्स में फर्क क्या आया? मीडियम का फर्क आया। एक्चुअली मीडियम क्या होता है ना, एक फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। देयर इज अ फेनोमेना नोन एज पोलराइजेशन। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम ऐसा समझो कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो निगेटिव चार्ज इसके आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं मीडियम के कारण। और ये क्या करता है, ये इफेक्टिवली उस फोर्स को, ये भी फोर्स लगाता है, ये जो मीडियम है ना ये भी फोर्स लगाता है। और मीडियम के कारण फोर्स और इस Q1 के कारण फोर्स, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है F डैश। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहे हैं। मीडियम क्या होता है, उसमें डाइपोल होते हैं। अब अगेन बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं बोल रहा हूँ, डाइपोल मैंने अभी तक तुम लोग को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, डाइपोल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इसलिए बोलना पड़ेगा। तो तुम ऐसा मान के चलो कि जब मीडियम में हम चार्ज को डाल रहे हैं ना, तो चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो लग रहा था वो तो लग ही रहा था, अब मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज होके एक और फोर्स लगा रहे हैं, और इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है ना ये है हमारा F डैश। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं यहां पर थोड़ा और क्लियरली लिख दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ force due to point charge and molecules of the medium due to polarization। पोलराइजेशन अभी ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट मीडियम के मॉलिक्यूल्स को करेगा, तो वो भी फोर्स लगाने लगते हैं। तो इसका फोर्स और इन दोनों, इन सबका फोर्स, इनका नेट इफेक्ट होता है F डैश। नो डाउट Q2 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो ये F डैश लगेगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो Q1 अभी भी वही फोर्स लगा रहा है जो एयर में लगा रहा था, कहीं कोई मीडियम का लेना देना नहीं है। क्या ये बारीक लाइन समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ बोलिए। सर वो इंडक्शन नहीं बोल सकते क्या कि वो चार्जेस को मीडियम में डाला? तो एक्चुअली मीडियम टच कर रहा होता है, और मीडियम हम जनरली डाइलेक्ट्रिक मीडियम सोचते हैं, मतलब कंडक्टिंग नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन, ये जो इंडक्शन है वो नहीं होता, उसमें जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। हम बोल रहे हैं ना, ये पूरा एक डिटेल में डिस्कशन होगा इस टॉपिक पर। जब हम कैपेसिटर के पहले आएंगे तो डाइलेक्ट्रिक एक डिस्कशन होगा, उसमें पोलराइजेशन आएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ऐसे हम नहीं जाने देना चाहते, इसलिए मैंने पोलराइजेशन को बोला है कि बाद में हम इसको पढ़ाएंगे। अभी के लिए मान के चलो कि वो जो चार्ज है ना वो अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस करके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो मॉलिक्यूल्स जो उसके पास आ रहे हैं वो एक फोर्स लगा रहे हैं जो टोटल जो पहला फोर्स लग रहा था उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर दे रहा है, इसलिए नेट फोर्स कम हो जा रहा है। और ये सिर्फ Q2 पर नहीं है, हमने तो Q2 पर निकाला है, ये Q1 के अराउंड भी होगा। सी यहां पर भी अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके अराउंड भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q2 के ऊपर फोर्स कम हो गया, Q1 के ऊपर भी F डैश ही लग रहा है, नेट फोर्स। दोनों पर फोर्स हमेशा बराबर ही लगेंगे। ऐसा मत समझना कि Q2 के ऊपर F डैश लग रहा है और Q1 के ऊपर अगर पूछा जाए तो F लग रहा है, नो।
Q1 के ऊपर भी F डैश सी, Q2 के ऊपर भी F डैश सी। हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया Q2 को लेके, अगर हम Q1 को लेके एक्सप्लेनेशन देना चाहते तो यही बात है, इसके लिए करना पड़ता, डायग्राम इसके लिए वैसा ही बनाना पड़ता। कोई एक को लेके समझ में आ गया काफी है। एम आई क्लियर? क्लियर है ये बात? तो मैंने दोनों चीजों का डिफरेंस तुमको बताया है। याद रखना कि ये जो लाइन है इससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमने यहाँ लिख दिया है। ये दोनों क्वेश्चन हमने लिख दिया है और आंसर भी क्लियरली सामने मेंशन कर दिया है। अगर मान लो तुमको ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आता है, लेट्स फाइन, ओके, तो आंसर याद होना। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विद टाइम हम लोग ये एक्सप्लेनेशन बार बार लेंगे तो धीरे धीरे तुम लोग को ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अब दो चार्जेस की बात है तो हम लोग उसके बारे में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी एक बहुत ही स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी कभी एग्जाम में भी डायरेक्टली फॉर्मूला देते हैं और बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। एक्चुअली है कुछ भी नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे चूंकि वैसे सोचते नहीं है इसलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ उनको लगता है कि सर दर्द हो गया। क्या है देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1, एक है चार्ज Q2, और दोनों नेचर वाइज पॉजिटिव है। देखो, अगर तुम ऐसा बच्चे सोचते हैं सब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव हो तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्मूला हमने कोई एक एजम्पशन से अगर डिराइव कर दिया और मान लो तुम दोनों पॉजिटिव के लिए डिराइव किए हो और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ गया तो तुम साइन के साथ उस चार्ज को डाल दो, बात खत्म। तुमको और दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और एक्चुअल क्वेश्चन में एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव आ गया, तो तुम जो निगेटिव है बस उसका साइन के साथ उस चार्ज को डाल दो, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो चार्जेस है इनके पोजीशन वेक्टर्स भी लेने पड़ेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से हमारा है R1, ये हमारा है R1 वेक्टर, इनका जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और इनको जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है मैं 1 to 2 ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बना रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया R वेक्टर। अब ये बहुत ही सिंपल बात है, बहुत पहले से इस चीज को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि R वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। नॉर्मल ट्रायंगल लॉ यूज करके ये चीज आता है। और यूनिट वेक्टर, मेरे को इससे ज्यादा इंटरेस्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर along R, इसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं, n, and that will be equals to what? R vector divided by mod of R vector। यही तो होता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। मतलब n cap can be written as R2 minus R1 divided by mod of R2 minus R1। ऊपर मॉड नहीं है, ऊपर ब्रैकेट है, नीचे मॉड है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ये चीजें अब वेक्टर की तुम लोग को याद होगी। अब अगर हमको चाहिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे Q1 Q2 पर कैसे, Q2 पर कौन फोर्स लगाएगा? Q1 लगाएगा। कैसा लगाएगा? क्योंकि दोनों हमने पॉजिटिव ले लिए हैं, दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन होगा अलोंग द लाइन यानी। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है देखो ध्यान से, Q2 के ऊपर द फोर्स विल बी लाइक दिस, so this is F21, this is the force on 2 due to 1,
एंड F12 कैसा लगेगा? दैट विल बी लाइक दिस, F1। अब तुम कोई भी फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो F21, F21 ये एक वेक्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैग्नीट्यूड जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू है, उसको अगर हम n कैप से मल्टीप्लाई कर दें, n कैप, तो n कैप क्या है? n कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, और r का जो डायरेक्शन है और F21 का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। सी, तो हमको F, ये फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का सिर्फ लेना हो तो तुम लोग को पता ही है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है F। लेकिन चूंकि R गिवन नहीं है तो मेरे को R को R1 और R2 के टर्म्स में लेना पड़ेगा। तुम लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड, ये होता है हमारा R, इसका स्क्वायर। अब F21 तुम्हारा F इंटू N, यही तो होगा। अब पुट कर दो वैल्यूज, लाइक K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला हमने कुछ निकाला है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अब ये दोनों सेम है, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो F21 का, वो क्या हो जाएगा? F21 का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इन ब्रैकेट। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हमारा F21 हुआ। अगर हम F12 लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सिंपल ये चीजें हैं। F12 लिखना चाहते हो तो हमको तो पता ही है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ माइनस लगा सकते हैं। अब तुम माइनस लगा दो, अब माइनस लगाओगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। अब मॉड में हम माइनस डाल के कुछ फायदा नहीं है, तो ये माइनस इसमें डालेंगे, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? F12 का। या तो तुम माइनस के साथ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब इनटू R1 माइनस R2। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है, ये वाला तुम देखोगे इन दोनों में यही फर्क है, बाकी ये पूरा पार्ट मैग्नीट्यूड का पार्ट है, ये सेम। तो इस तरीके से ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूनिट वेक्टर का कमाल है। हमको फोर्स के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, और सेपरेशन जो है वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में था तो हमने उसी के टर्म्स में लिख दिया, बस यही है। अब ये क्या करता है कि सबको जब मिलाते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन को बड़ा एक्सप्रेशन बना देता है, बट कोई फायदा, उसे दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो गया यहां तक? डन।
ओके, अब कूलम्ब्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं और ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। एक सीलिंग से दो मेटालिक बॉल हमको लटकाया गया है और दोनों पर चार्ज दे दिया गया है। अगर हम एक पॉइंट से दो बॉल को लटकाएंगे और उस पर कोई चार्ज नहीं रहा तो दोनों तो सीधे सीधे ऐसे लटक जाएंगे, लेकिन उनको चार्ज दे दिया गया। कुछ इस तरह से ये दो चार्जेस, दोनों आइडेंटिकल बॉल है और दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों पर चार्ज भी सेम है, मास भी दोनों का सेम है। इस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे हम, आज नहीं। आज करेंगे तो सर दर्द तुम लोग का बढ़ जाएगा, कल करेंगे। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले वो स्ट्रेटजी समझ, इसमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि कल को जब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे तो तुम्हारा अप्रोच डेवलप होना चाहिए, तुमको सोचने का तरीका पता होना चाहिए। तो मैंने जैसा कहा कि इस पर दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है, तभी ऐसा हो सकता है। मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन, स्ट्रिंग का एक टेंशन इधर लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स इधर लग रहा है। किसी भी एक मास पर अगर तुम फोर्सेस का डायरेक्शन और फोर्सेस को दिखाना चाहो तो ये mg है, और इन दोनों के बीच में along the line joining जो फोर्स लगता है that will be the electrostatic force Fe। सिमिलरली इसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो एक इधर लगेगा Fe, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। सिमेट्री से बोल सकते हैं टेंशन भी सेम ही लगेगा, और mg। तो बोलने का मतलब है कि इंडिविजुअल मासेस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। कोई भी एक बॉल को तुम यहां से उठाओ और यहां पर रख दो तो तुम देखोगे एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक हमारा mg है और एक हमारा टेंशन है। ये हमारा टेंशन, और ये जो टेंशन है, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, अगर कंबाइंड एंगल थीटा दे दिया तब तो हाफ करना पड़ेगा। मैंने इसी एंगल को थीटा ले लिया, लेट्स अज्यूम दिस, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। और ये डायग्राम जब हमने यहां पर बना दिया तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर चार्जेस आर इक्विलिब्रियम, इफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, इफ चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो तीन फोर्स का केस है और इक्विलिब्रियम है, देन लामिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। लामिस थ्योरम क्या कहता है? F बाई साइन अल्फा, F1 बाई साइन अल्फा, वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाने वाले हम लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें क्लास 11th के बिगिनिंग की है, आई डोंट नो तुम लोग कितना उसको कैरी फॉरवर्ड किए हो। ये F1, ये F2, ये F3, F1 के अगेंस्ट जो एंगल है वो है अल्फा, F2 के अगेंस्ट जो एंगल है उसको ले लिया हमने बीटा, और F3 के अगेंस्ट जो एंगल है उसको ले लिया गामा। तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा एंड F3 डिवाइड बाई साइन गामा। इसके अलावा भी तरीके होते हैं, बट ये बहुत कॉमन तरीका है, ये हम लोग यूज करने वाले हैं गिवन सिनेरियो के लिए। चलो यहां पर आओ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, यहां पर हम लोग को यूज करना है। तो टेंशन के अपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सो T बाई साइन 90 इज इक्वल्स टू mg के अपोजिट में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, सो mg डिवाइड बाई साइन 90 प्लस थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Fe डिवाइड बाई, अब ये जो एंगल है ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा,
तो साइन 180 माइनस थीटा। ये हमने यूजिंग लामीज थ्योरम लिख दिया। अब तुम कोई भी दो को लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो। चलो मैं अभी के लिए इन दोनों को लेके प्रोसीड करता हूं। इन दोनों को लेके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखते रहना। एम जी डिवाइड बाई साइन 90 प्लस थीटा, ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ई डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से तुम देखोगे एफ ई जो है वो हमारा आ जाएगा एम जी टैन थीटा। और ये एक रिजल्ट की तरह हम ध्यान में रखें इस तरह के क्वेश्चन में, तो कोई बुराई नहीं है। जैसा हमने इतना सारा काम किया तब जाके ये रिजल्ट आया। तुम चाहो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमको एज ए रिजल्ट इसको यूज कर सकते हो। इतना सारा काम तुम्हारा सेव हो जाएगा, स्पेस और टाइम दोनों बचेगा। ये हमेशा वैलिड रिजल्ट है, बट ध्यान से समझना है ये थीटा हमने कौन सा एंगल लिया था, और बाकी एफ और एम जी तो लगभग सिमिलर जैसे होने वाले हैं। बस एक दिक्कत होती है कभी कभी, ये जो थीटा हमने जो लिया है ये कंप्लीट एंगल अगर थीटा हो गया तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू फेस। एल्स मोस्ट ऑफ द टाइम द एंगल इज सेमी वर्टिकल एंगल, एंड यही एक्सप्रेशन हमारा काम आने वाला है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में है, प्रीवियस ईयर्स में भी जाओगे उसमें भी तुमको मिल जाएंगे। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करना है और इस पर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि अगर तुम इन तरह के क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करोगे तो मतलब इसके बाद सुपरपोजिशन में हम लोग जाएंगे तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम के बारे में हम लोग का बात होगा, ये फिर वीक रह जाएगा। तो मैंने अभी तुम लोग को सोचने का तरीका बताया कि कैसे इसको देखते हैं, मैथमेटिकली भी थोड़ा बता दिया। अब इस पर एक दो क्वेश्चन, जस्ट मैं न्यूमेरिकल आज नहीं दे रहा, न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अभी डेटा नहीं है। जस्ट तुम लोग को एक क्वेश्चन सोचने के लिए देते हैं, सोच के बताना। मान लो दो आइडेंटिकल बॉल है लेकिन दोनों पर चार्ज अलग अलग दिया गया है। ध्यान से समझना, बॉल आइडेंटिकल है मतलब मास दोनों बॉल का सेम है, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम नहीं है, Q1 Q2, और दोनों पॉजिटिवली सेम नेचर के चार्ज हैं। और ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। इफ Q1 is not equals to Q2, अब यहां से दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? Q1 is greater than Q2, ये हो सकता है, या फिर Q1 is lesser than Q2। दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं लेकिन वैल्यू वाइज तो अलग अलग हो सकते हैं ना। अब मेरे को बताना है कि इन दोनों केसेस के लिए आपको अल्फा बीटा पर कमेंट करना है कि अल्फा और बीटा के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा कुछ कमेंट करना है अपने को। तो थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, रिमेंबर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। दोनों बच्चे और एलएन वाले ही हैंड रेस किए हैं, इसका मतलब एक्सप्लिसिटली एलएन में ये बात डिस्कस की गई है और आकाश वाले टीचर ने ये डिस्कस नहीं किया। तभी ऐसा एक बच्चा भी आकाश का, ओके चलो आद्या मैं पहले तुमको मौका देता हूँ, चलो कमेंट करो। मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड है, बताओ फर्स्ट में क्या होगा? आवाज आपकी आनी बंद हो गई बच्चे। श्रावणी आप ट्राई कीजिए तब तक।
मेरे हिसाब से अल्फा और बीटा सेम होना चाहिए। दोनों में? सर फर्स्ट केस में। अच्छा, फर्स्ट केस में। what about in the second case? आप बताइए। आफिया? सर मुझे लगता है फर्स्ट केस में अल्फा ज्यादा होगा और सेकंड केस में बीटा ज्यादा होगा। तो one answer is alpha is greater than beta, and here beta is greater than alpha. One student has given alpha is equals to beta, and second उसका आंसर भी नहीं आया था। हाँ कृष्णा, आप बताओ। सर पहले में अल्फा ज्यादा और दूसरे में बीटा। क्या? पहले में अल्फा ज्यादा और दूसरे में बीटा। Okay, मतलब that means you are with this answer only, right? Fine. यस सर। Okay. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर मेरी आवाज आ रही है ना अभी? आ रही है। सर मेरा भी अल्फा ग्रेटर देन बीटा और बीटा ग्रेटर देन अल्फा, पहला वाला आंसर। अब हम मौका देंगे आर्या को। चलिए आर्या, आप बताइए। सर दोनों केस में एंगल्स इक्वल रहेंगे। मल्हार, एक्सप्लेनेशन दो। सर वो Q1 Q2 अलग है, पर वो उन दोनों पे फोर्स सेम लगेगा क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर पे होंगे। फिर से? सर Q1 Q2 पे चार्ज अलग है, पर उन दोनों पे फोर्स जो होगा कूलम्बिक फोर्स वो सेम लगेगा। तुम लोग ने एक चीज, वेरी वेरी गुड बच्चे, तुम लोग ने एक चीज जो ध्यान नहीं दी, ये एंगल किस पर डिपेंड करता है? नेट फोर्स पर, ना कि चार्ज पर। यहाँ पर कहीं भी हमने चार्ज लिखा है? मान लो दोनों का चार्ज अलग अलग है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगने लगेंगे? ऐसा होगा क्या? दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का एमजी सेम ही है। जब दोनों का एमजी सेम है, दोनों का रिपल्सिव फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अल्फा और बीटा बराबर ही होंगे। हमारा जो एंगल है, जो एफ ई इक्वल्स टू एमजी tan थीटा, यहाँ पर हमने जो निकाला है एफ ई, और अदर एफ लिखो, यहाँ पर मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, तो एफ इज इक्वल्स टू एमजी tan थीटा। अब बताओ इसमें चेंज क्या हो रहा है? tan अल्फा tan बीटा, तो एफ तो दोनों में ही सेम ही रहेगा। तो एक पर लिखोगे एफ इज इक्वल्स टू एमजी tan अल्फा, एक लिखोगे एमजी tan बीटा, तो डायरेक्टली चाहे कौन बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में यही आंसर होगा। श्रवणी, आपने बिल्कुल सही गेस किया था, वेरी वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका एक सोचने का तरीका, मैंने एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। ये क्वेश्चन से थोड़ा एक और आइडिया डेवलप हुआ। अब आपको मॉड्यूल के सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने, और कल हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बारे में थोड़ा हिंट दे देता हूं। अभी हमने सिर्फ दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये निकाला, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? या फिर क्लास के बिगिनिंग में हमने तुमको बताया ये एक रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है, इसके बीच में फोर्स कितना होगा? तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे? तो ये चीज हम लोग आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि चूंकि अब हम लोग को कूलम्ब्स लॉ पता है और पॉइंट चार्जेस की जगह स्फेरिकल बॉडीज दे दी गई, जैसे एक हमारा स्फेरिकल बॉडी है उस पर चार्ज है Q1, एक हमारा स्फेरिकल बॉडी है उस पर चार्ज है Q2, दोनों का रेडियस अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कम से कम इतना ये बात कहा गया है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर निकालना हो तो ऑल वी हैव टू डू इज टू टेक द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर एज R and replace the entire point charges with a point charge Q1 and Q2.
और इनके बीच में जो फोर्स होगा वही यहां पर भी होगा, लेकिन सिमेट्री होनी चाहिए। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है, विल कम टू इट। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये बोला जा सकता है, ऐसा नहीं कि डिस्क हो गया तो भी कर देंगे, रिंग हो गया तो भी कर देंगे, नहीं, सिर्फ स्फीयर, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल चार्ज स्फीयर, ऐसा लिखो। और स्फीयर में हॉलो और सॉलिड दोनों आ रहा है, हॉलो भी आएगा सॉलिड भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक आज हम लोग होल्ड करते हैं। एक बार इन सारी चीजों को देखिए, करिए। कोई डाउट हो आज की क्लास में पूछिए। हाँ बोलो। सर वो हमें बताया था कि जो मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी है। हाँ, तो अगर दो चार्ज को मेटल के अंदर रखा तो उनमें फोर्स 0 होगा क्या? नहीं, वो बताएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मेटल के अंदर रखोगे कैसे, एक हॉलो मेटल के अंदर रखोगे या सॉलिड मेटल के अंदर रखोगे। सॉलिड मेटल के अंदर हम चार्ज रख ही नहीं सकते। अगर हॉलो मेटल है तो उनके पीछे फोर्स लगेगा, लेकिन वो जो बताया है ना वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया है, जो कि इन्फिनिटी है। देखो, जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़े हैं वो मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के वीडियोस कभी देखो। 5-6 वीडियो लेक्चर है, मैंने यूट्यूब पर डाले हैं। तुम सब उसको अगर ध्यान से सुनोगे ना, तुमको मजा आ जाएगा कि एक्चुअली ये चीज क्या है। असली जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पोटेंशियल वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उनको तो रिकमेंडेड है कि एक एक वीडियो पर अच्छा खासा टाइम देके उसको देखें। वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही, एक एक चीज में सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, क्यूरियोसिटी है, तो तुम लोग एक बार देखो उसको। इलेक्ट्रोस्टैट तो तुम लोग सिर्फ वीडियो देख के ही प्रिपेयर कर लोगे, इतना बढ़िया डाला हुआ है। तो एक बार देखिए, कोई डाउट हो डेफिनेटली डिस्कस। हाँ श्रावणी, बताइए क्या बात है। सर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओबेज द कूलम्स लॉ। तो उसके 3 ऑप्शंस थे, एक था कंजर्वेटिव और एक लॉन्ग रेंज और एक था मेडिएटेड बाय फोटोन। तो ये मेडिएटेड बाय फोटोन क्या है? मेडिएटेड बाय फोटोन एक्चुअली क्या है ना, देखो, कोई भी फोर्स जो लगता है उसके लिए कुछ एक मेडिएटर पार्टिकल होते हैं। अब हम तुमसे ये पूछे कि एक चार्ज के पास तो आंख तो है नहीं, मान लो एक चार्ज हमने स्पेस में रखा और दूसरा चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगने लगेगा। अब दूसरे चार्ज को पता कैसे चला पहला चार्ज पहले से था? कोई तो है मेडिएटर जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो वहां पर हम लोग बोलते हैं फोटोन, फोटोन थ्योरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट जब डिस्कशन होगा 2-3 क्लास के बाद, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है। तो मीडिएटिंग पार्टिकल, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मीडिएटिंग पार्टिकल है, ग्रेविटॉन्स बोलते हैं उसको। तो अभी भी ये रिसर्च का विषय है। ग्रेविटॉन्स के बारे में बहुत सारी बातें वैसे तो पता चल गई है कि मतलब कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगाने के लिए, मीडिएट कौन कर रहा है। तो ये जो है वो पाई में ये इसका जो फोटोन है वो करता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस तुम लोग पढ़ोगे, न्यूक्लियस करके एक चैप्टर है उसमें, तो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो एक्सचेंज फोर्सेस बोलते हैं उसको, उसमें पाई मेसॉन आता है। ये मेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं एक तरीके से। तो मतलब ये मेडिएट करते हैं, ये फोर्स को एक्सर्ट करने में हेल्प करते हैं। कोई तो एक सोर्स होगा ना जो बताएगा कि हम ये मास है, ये चार्ज है तो फोर्स लगा रहा है, नहीं तो उसके पास आंख तो है नहीं। तो उसकी में मेडिएटिंग पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है। ओके सर, थैंक यू। So that's all for today. कल मैं एक बार फिर से कंफर्म करूंगा, वैसे तो मैं अभी बोल रहा हूँ क्लासेस होंगी, बट मैं कंफर्म करूंगा मॉर्निंग तक कि होंगी कि नहीं, क्योंकि कल फेस्टिवल है तो मैं देखता हूँ। ठीक है, थैंक यू।